हेलो एवरीबॉडी। आज हम हमारे एक टेस्ट जो कि प्रतिशतता से रिलेटेड टेस्ट है उसके सॉल्यूशन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या का 40% का 60% का 30% 432 है, वह संख्या क्या होगी? देखिएगा, हमें पता नहीं है कि वह संख्या क्या है, अतः हमने वहां लिखा x का 40% का 60% का 30% बराबर हमें कह रहा है 432 है। तो वह संख्या क्या होगी? हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, हम लोग 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे हैं। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हर वाला मान अंश में चला जाएगा और अंश वाला मान हर में आ जाता है। तो हमें मिलता है 432 गुणा 1000 बटे 4 गुणा 6 गुणा 3। हम 4 से भाग देते हैं, हमें मिलता है 108। हम 6 से भाग देते हैं, 6 एकम 6, बच गए 4, 6 अठा 48। हमें x की वैल्यू मिलती है 6000। अगर हम लोग ऑप्शन से लेते हैं तो भी हम इसे हल कर सकते हैं कि 6000 का 40% का 60% का 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो हमें प्राप्त होगा 432। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की और पढ़ते हैं हमें क्या कह रहा है। एक पुस्तकालय में इतिहास पर 10% पुस्तकें, अंग्रेजी पर 20% पुस्तकें, वाणिज्य पर 30% पुस्तकें हैं। यदि पुस्तकालय में कुल 6000 पुस्तकें हों तो अंग्रेजी व इतिहास की पुस्तकों के बीच अंतर क्या है? चूंकि हम देख रहे हैं कि इतिहास पर 10% पुस्तकें हैं और अंग्रेजी पर 20% पुस्तकें हैं, चूंकि यहां अंतर 10% का है और हमें पता है कि कुल पुस्तकें 6000 है, तो हम 6000 का 10% अगर लेते हैं तो हमें मिलता है 600, यानी कि दोनों की पुस्तकों के बीच जो अंतर रहेगा वह रहेगा 600 पुस्तकों का। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो हम देखेंगे कि 6000 का 10% ज्ञात करते हैं तो हमें इतिहास की पुस्तकें मिलती है और हमें वो मिलती है 600, और अगर 6000 का 20% ज्ञात करते हैं तो वह हमें अंग्रेजी की पुस्तकें मिलेगी और वह मिलेगी 1200। अगर हम वहां भी अंतर निकालेंगे तो देखते हैं कि 1200 और 600 के बीच डिफरेंस 600 का है। हम इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है हमें। एक परीक्षा में अमित को भूपेंद्र की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अमित को भूपेंद्र की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। भूपेंद्र को चंदन की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और चंदन को दया की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि दया को 400 अंक मिले हों तो अमित के प्राप्तांक ज्ञात करो। अगर हम इसे प्रतिशत से करें तो हमें पता है कि दया को 400 अंक मिले हैं। हम अगर यहां लिखें अमित भूपेंद्र चंदन और दया, यानी कि अमित को भूपेंद्र से 10% अंक कम मिले हैं, भूपेंद्र को चंदन से
25% अंक अधिक मिले हैं और चंदन को दया से 20% अंक कम मिले हैं। यानी कि हमारे लिए जो दया है वो प्रारंभिक मान रह जाएगा और अमित अंतिम मान रह जाएगा। हमें पता है कि दया को 400 अंक मिले हैं, दया को मिलने वाले अंक 400, तो हम 400 का 20% कम करेंगे तो चंदन के अंक प्राप्त होंगे हमें, अर्थात चंदन को मिलने वाले अंक 20% कम 80%, और चंदन से भूपेंद्र को मिलने वाले अंक 25% अधिक 125/100, और भूपेंद्र से अमित को 10% कम 90/100। अब जो हमें मान प्राप्त होगा वो अमित के प्राप्तांक प्राप्त हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम बात करें 4 से, 25 चौके 100, 25 पांजे 125, और अगर हम गुना करें 8 गुणा 5 गुणा 9, 9 पांजे 45, 45 को अगर हम लोग 8 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 360 अंक, जो कि अमित के अंक हैं। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करते तो पहले दया का 400 अंक थे, उसका 20% कम करके अर्थात 80 अंक कम करके हम लोग चंदन के अंक निकाल लेते। चंदन से 25% बढ़ाकर भूपेंद्र के निकाल लिए जाते और भूपेंद्र से 10% कम करके अमित के अंक प्राप्त किए जा सकते थे और हमें एटलीस्ट प्राप्त होता 360। देखें कैसे प्राप्त होता। 400, अगर 400 से 20% कम करें तो 80 कम करने होंगे, तो हम 400 से 20% कम करते हैं, 80 कम किए, हमें मिले 320, और 320 का अगर हमें 25% बढ़ाना है तो 80 ही बढ़ाना होगा, वापस मिलेंगे 400। 400 से 10% कम करना है यानी कि 40 कम होंगे और हमें अंत में अंक प्राप्त हो जाएंगे 360। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल रहे। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल रहे हों तो बताइए दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, हल करते हैं। गणित में असफल विद्यार्थियों की संख्या है हमारे पास 34%। इन मैथ्स टोटल फेल कैंडिडेट 34% और इन इंग्लिश फेल कैंडिडेट 42%। और मैथ्स और इंग्लिश अगर दोनों में मिला के किया जाए तो 20% कैंडिडेट ऐसे थे जो गणित और अंग्रेजी दोनों में असफल थे। यानी कि इन 20% लोगों की संख्या इनमें भी है और इनमें भी है। अर्थात अगर हम देखें कि केवल मैथ्स में फेल कितने हैं तो हमें मिलने वाले हैं 34 - 20 यानी कि 14%। और अगर देखा जाए केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं तो 42 - 20 यानी कि 22%। तो हमें कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए। तो देखिएगा ये 20% ऐसे विद्यार्थी है जो दोनों में फेल थे, यह 14% ऐसे है जो केवल गणित में फेल थे, यह 12% ऐसे है जो 22% ऐसे है जो केवल अंग्रेजी में फेल थे। तो अगर हम बात करें कि टोटल फेल कितने हुए तो देखिएगा 20 + 14 + 22 हमें मिले 56%, यानी कि ये फेल हो गए। तो हमसे कहा जा रहा है कि सफल विद्यार्थी यानी कि पास लोगों की संख्या कितनी है। टोटल होता है 100%, जिसमें से 56% फेल हो गए, यानी कि पीछे जो बचेंगे 44% वो जो होंगे वो पास कैंडिडेट होंगे, सफल विद्यार्थी रहेंगे।
पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई में भी 40% की वृद्धि करें और चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी कि आयत की लंबाई में भी 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जा रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बताओ। तो देखिए, इसे हल करने के लिए हम मानते हैं कि माना प्रारंभ में लंबाई जो थी वो 100% थी। जब 40% की वृद्धि की गई तो 140 गुणा चौड़ाई भी 100% थी, 30 की वृद्धि की गई तो 130 बटा 100, एक बटा इसका 100 और एक इसका 100, क्योंकि ये 140% था, ये 130% था। चूंकि हमसे परिवर्तन प्रतिशत में पूछा है अतः इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 182%। जबकि हम जानते हैं कि लंबाई 100% थी, चौड़ाई 100% थी, तो क्षेत्रफल भी 100% ही होना चाहिए था। ये हमें 182% मिला, तो हम कहेंगे कि 82% की वृद्धि हो गई। हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की और पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मोहित 40% वोट लेकर 45,000 वोटों से हार गया, मतों से हार गया। बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। देखिएगा, एक चुनाव था, उसमें जितने भी वोट पड़े हैं उन्हें हम 100% मानते हैं। तो मोहित द्वारा प्राप्त किए गए वोट थे, 40% हिस्सा था, तो जो दूसरा कैंडिडेट था उसको मिलेंगे 60%। अर्थात एक बात तो क्लियर हो गई कि दूसरा कैंडिडेट विजयी रहेगा। अब अगर इससे पूछा जाए कि पहले से पूछा जाए कि भी आप कितने वोटों से हारे, तो उसने कहा भी हम लोग, उसको 60% मिले और हमें 40% मिले, यानी कि हम लोग 20% मतों से हार गए। और अगर संख्या में पूछा जाए तो कहा जा रहा है कि 45,000 मतों से हार गए, यानी कि 20% ही 45,000 के बराबर होगा। 1% 45,000 बटे 20। हमसे पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं, तो हम इसका 60% ज्ञात करेंगे, तो हमें मिलने वाला है 45,000 बटा 20 इंटू 60। अर्थात जीतने वाले कैंडिडेट को 1,35,000 वोट प्राप्त हुए। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो देखें कि 40% वोट उसे प्राप्त हुए तो बचे हुए इसे प्राप्त होंगे, अर्थात 60% वोट प्राप्त होंगे। इसको मिला 45,000 वोट ज्यादा मिले, अर्थात अंतर 20% का था। यानी कि 20% अगर 45,000 के बराबर है, हमें 60% ज्ञात करना है। अगर हारने वाले के पता करने होते तो 40 ज्ञात करना होता, हम इसका जस्ट दुगुना कर देते, 90,000 वोट। अगर हमें इसका ज्ञात करना है तो 3 गुना कर देंगे, अर्थात 45,000 का 3 गुना हम लोग देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1,35,000 मत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 1 लीटर पानी और मिलाने के बाद घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। देखिएगा अभी हमारे पास 3 लीटर चीनी का घोल है
अर्थात हम इसे कह सकते हैं 3000 ml चीनी का घोल है और उसमें 40% चीनी है, तो हम देख रहे हैं कि उसमें 1200 ml चीनी है। चूंकि इसमें पानी मिलाया जा रहा है अतः चीनी की मात्रा वही रहेगी, तो चीनी 1 लीटर पानी और मिलाने के बाद हमारे पास कुल घोल हो जाएगा 4 लीटर, अर्थात 4000 ml। प्रतिशत हमें पता नहीं आता, एक्स लगा देते हैं बटा 100। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो अंश वाला मान हर में चला जाता है, हर वाला मान अंश में चला जाता है। हम इसे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 30%, अर्थात हमारा आंसर रहेगा 30%। कि अगर 3 लीटर घोल में 40% चीनी है तो 1 लीटर पानी और मिलाने के बाद अर्थात 4 लीटर मिश्रण करने के बाद उसमें जो चीनी की मात्रा रहेगी वो प्रतिशत थोड़ा कम हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 30%। आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, 7 हमारे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया। 80 का 7.2% का अंडर रूट का मान कितना होगा? 80 का 7.2% का अंडर रूट हमसे पूछा है, इसका मान कितना होगा? हम देखते हैं 80 इंटू 7, 2 पॉइंट लगाया, बटा में 100 लिखा, पॉइंट उड़ाएंगे 100, जीरो और आ जाएगी का अंडर रूट। हम 0 से 0 काट देते हैं। चूंकि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम 72 को 8 से गुना करके उसका वर्गमूल लेने की बजाय इसके टुकड़े करते हैं और हम देखते हैं कि 8 72 के टुकड़े होते हैं 8 गुणा 3 गुणा 3। हमने इस तरह से व्यवस्था की कि एक जोड़ा बन जाए और 100 के टुकड़े होते हैं 10 गुणा 10। जब वर्गमूल लेंगे तो जोड़े में से एक बाहर निकलेगा, अर्थात 8 गुणा 3 बटा 10, 8 तिया 24 बटा 10, यानी कि हमें परिणाम प्राप्त होगा 2.4। हमारा आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करें, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न, 90 का कितना प्रतिशत 243 है? 90 का कितना प्रतिशत? हम कहते हैं x प्रतिशत 243, 243 है। देखते हैं 90 का की जगह मल्टीप्लाई का निशान, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 243। 0 से 0 कट हो जाता है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, अर्थात अंश हर में और हर अंश में चला जाता है। हम 9 से काटते हैं, 9 दुवे 18, बच जाते हैं 6, 63, 9 साते 63, 0 का 0। तो हमें जो x का मान मिला वो मिला 270। हमसे पूछा था कितना प्रतिशत, अर्थात हम कहेंगे कि 270%। अगर 90 का हम 270% करें, अगर हम 90 का 100% करें तो 90 रहेगा, 200% करेंगे तो 90 इंटू 200% करेंगे तो 180 आएगा, 300% करेंगे तो 270 आएगा, जबकि हमें कहा है 243। डेड श्योर कि वह 300 से कम रहेगा और हमें मिलेगा 270%। बात करें प्रश्न संख्या 10 की, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
2/7 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 1/35 है। 2/7 का की जगह गुना x/100 बराबर 1/35। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये सारे मान, हर वाले मान अंश में चले जाएंगे और अंश वाले मान हर में आ जाएंगे, यानी कि 1/35 गुना 700/2। हम काटते हैं तो यह 20 पर कटेगा और यह 10 पर कटेगा, अर्थात हमें जो प्रतिशत मिलना है वो कितना मिलना है, 10%। बात करें प्रश्न संख्या 11 की। हमें कह रहा है यदि नज़मा की ऊंचाई सलमा की ऊंचाई से 60% अधिक है तो बताओ सलमा की ऊंचाई नज़मा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा यहां अगर एक की ऊंचाई ज्यादा दे रखी है तो दूसरे की कम वाली पूछेगा कितनी कम है, और अगर कम वाली दी होती तो ज्यादा वाली पूछता। तो देखते हैं जो चीज, इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल से मेथड को यूज करते हैं अपन लोग। देखते हैं जितना हमें प्रतिशत दे रखा है हम वो लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। अगर हमें एक की ऊंचाई अधिक बता रखी है तो जोड़ के भाग देंगे, और अगर कम बता रखी है तो घटा के भाग देंगे। हमें कहा है अधिक है, हम 160 से भाग देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, हमें मिलेगा 600/16। हम 4 से काटते हैं, कट रहा है 15 चौके 60 और 4 चौके 16। भाग देते हैं 4 का, 4 तिये 12 बच गए 3 30, 7 चौके 28 बच गए 2 पॉइंट लगाया, 5 चौके 20, इसका मतलब 37.5% कम रहेगी। अगर हम इसे देखें दूसरे एंगल से, हमें कहा गया है नज़मा की ऊंचाई सलमा की ऊंचाई से अधिक है। नज़मा और सलमा, हम यही पहुंचने वाले हैं। नज़मा की ऊंचाई सलमा की ऊंचाई से 60% अधिक है। अगर इसकी ऊंचाई 100 है तो इसकी 160 होगी। यहां तक प्रश्न पहुंच गए। अब कह रहे हैं तो बताइए नज़मा की ऊंचाई सलमा की ऊंचाई नज़मा से कितनी कम है। बताइएगा भाई, सलमा की ऊंचाई नज़मा से कितनी कम है, 60 कम है। किससे, नज़मा से। 160 में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं 600/16। लेकिन ये बहुत सिंपल सा मेथड रहता है हमारा, जो हमें दे रखी है कम या अधिक वो लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। अगर अधिक वाली दे रखी है तो जोड़ के भाग दे देंगे 100 में, 100 में जोड़ के भाग दे देंगे, और अगर कम वाली दे रखी है तो 100 में से घटा के भाग दे देंगे। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। गिरीश अपने मासिक वेतन से ₹5,840 खर्च करने के पश्चात भी 27% की बचत कर लेता है। गिरीश का मासिक वेतन ज्ञात करो। देखते हैं प्रश्न संख्या 12। हम लोग मान लेते हैं कि गिरीश का जो टोटल वेतन है वो 100% 100% अपन लोग उसका वेतन मान लेते हैं, और उसके द्वारा जो है वो बचत कितनी की गई, उसके द्वारा बचत की गई 27% की। इसका मतलब टोटल वेतन में से 27% की बचत की, तो बाकी जितना था वो सारा का सारा उसके द्वारा खर्च कर दिया गया, यानी कि 100 माइनस 27। अगर हम लोग 100 में से 27 घटाते हैं तो हमें मिलता है 73%, यानी कि गिरीश के द्वारा 73% धन खर्च कर दिया गया। यानी कि हमारे पास बनता है एक तरफ उसका खर्चा 73% और दूसरी तरफ हमारे पास आ रखा है कि 5,840 रुपये खर्च किए गए। तो 1% के बराबर रहेगा 5,840/73,
और हमसे पूछा गया है कि गिरीश का मासिक वेतन कितना है, यानी कि 100%। तो देखते हैं 5,840 बटा 73 गुणा 100। हम इसे 8 बार ट्राई करते हैं, क्योंकि 8 तिया 24 होता है और 8 साथे 56 होता है, तो ये 8 पर जा रहा है, क्योंकि 8 तिये 24 बच गया 2, 8 साथे 56 और 2 58, यानी कि जो कुल वेतन आएगा 100% जो वेतन था वो होगा 8,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2010 में जनसंख्या 18 लाख थी, जो 2012 में अनुमानित जनसंख्या क्या होगी। देखते हैं 2010 के अंदर जो जनसंख्या है वह है 18 लाख, और हमसे 2012 में जनसंख्या पूछी है और हमें कहा गया है कि जो वृद्धि का अनुमान है वो 10% वृद्धि का अनुमान है, अर्थात जितनी भी जनसंख्या होगी उसकी हर साल 10% बढ़ेगी, अगले साल फिर उसकी 10% बढ़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि 2012 में जो जनसंख्या होगी वो हमारे हिसाब से कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड रहेगी, अंतिम मान से रिलेटेड रहेगी। तो अंतिम मान का फॉर्मूला हमारे पास रहता है प्रारंभिक मान इंटू 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100, 4 जीरो से 4 जीरो काट दी जाती है और इसको गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 31,78,000, या हम इसे कह सकते हैं 31.78 लाख, या कहा जा सकता है 31,78,000। इन दोनों में से अपने को एक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 14 की। प्रश्न संख्या 14। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की 120% है। यदि विद्यालय में 1,320 लड़कियां हों तो विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं। हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो हमारे द्वारा मान लिया गया जितनी भी लड़कियां थी अपने आप में 100% थी, 100% थी, और बॉयज जो है वो लड़कियों का 120% है, यानी कि बॉयज की जो संख्या रहेगी वो 120 रहेगी। अगर बात की जाए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे तो होंगे 220%। हमें कह रहा है कि उस विद्यालय में 1,320 लड़कियां हैं, यानी कि 100% के बराबर है 1,320, 1% के बराबर होगा 1320/100, और हमसे कहा गया कुल विद्यार्थी, तो टोटल रहेगा हमारे पास 220%, 1320/100 इंटू 220। हम हल कर देते हैं 2,904। तो जो टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो होंगे 2,904। अगर बात करें प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 की, तो उसे दो तरीके से किया जाता है, अर्थात ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेट होता है, तो अतः हम लोग इसके दोनों प्रकार करेंगे। देखते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा यदि उसका खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत कितने प्रतिशत है।
मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की जो आय है वो है 100 और उसके द्वारा जो खर्च किया गया वो है 75, तो उसकी जो बचत रही वह रही 100 माइनस 75 यानी कि 25। हम इसे 25 रुपए कह सकते हैं। अब हमें कहा जा रहा है यदि उस व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है तो हमारे पास नई आय मिलने वाली है और नई आय हो जाएगी 120 और उसका खर्चा 10% बढ़ जाता है। पहले था 75 और 75 का अगर 10% बढ़ेगा तो जो नया खर्चा आएगा वो आएगा 82.5। अब बचत कितनी आती है देखते हैं। 120 था, उसमें से 82.5 खर्च हो गया तो पीछे हमारे पास बचता है 37.5। ये हमारे पास बचत बच गई। अब कहा है कि बचत कितने प्रतिशत है, तो 37.5 बटा 120 गुणा 100, पॉइंट उड़ाते हैं, बटा में 10 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 375/12। और देखते हैं कि हमारी प्रतिशत बचत क्या रहती है। 12 का भाग देते हैं, 12 तिये 36, बच गया 1, 15, 12 एकम 12, बच गया 3, 12 दुए 24, बच गया 6 और 60 मन के 12 पांजे 60, यानी कि उस व्यक्ति की जो बचत आई वो आई 31.25। लेकिन इसको दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यह जो बचत बढ़ाई गई थी, इसका जो खर्च बढ़ाया गया था वो इसका पहले वाले खर्च का 10% बढ़ाया गया था। एक तो पहले वाले खर्च का 10% बढ़ाया जा सकता है और एक पहले वाले में 10% बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यदि हम उस व्यक्ति की आय 100 रुपये माने और खर्च 75 रुपये माने तो बचत 25 रुपये बढ़ने पर नई आय, क्योंकि आय में 20% की वृद्धि हुई अतः हम नई आय कह सकते हैं 120 रुपये। और नया खर्चा क्या रहेगा देखते हैं। पहले 75 था, 10%, देखिएगा यह हमने देखा कि इसका 10% था, 75 का ही 10%, क्योंकि 75 का 10% 7.5 होता है और 7.5 अगर और बढ़ाएं तो 82.5, लेकिन अगर 75 पर 10% बढ़ा दें तो हमें इसका खर्चा मिलेगा 85 और अब जो बच जाता है वो हमारी बचत होती है 120 माइनस 85 यानी कि 35 रुपये। और अगर हम इस प्रतिशत में निकालें बचत को तो हमें मिलेगा 35 बटा आय थी 120 इंटू 100, हमारे पास बचा 350/12। देखते हैं प्रतिशत बचत कितनी मिलती है। 12 दुए 24, बच गए 11, जीरो आने से 110, 12 निमे 108, बच गए 2, 20, 12 एकम 12, बच गए 8, जीरो लगने से 80, 12 छिके 72, यानी कि पॉइंट के डबल डिजिट तक जाएं तो हमें जो प्रतिशत बचत मिलती है वह होगी 29.16। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ जो बचत बढ़ी वह बढ़ी इसका 10% और यहाँ जो बचत बढ़ी खर्च बढ़ा, यहाँ जो खर्च था 75 पहले खर्च हो रहा था, 10% बढ़ा तो 75 का 10% बढ़ा, लेकिन यहाँ 75 में 10 जोड़ा गया खर्च को, अर्थात यहाँ 82.5 रुपये खर्च था, यहाँ 85 रुपये खर्च है,
तो हमारी बचत पहले 31.25 थी, अब 29.16 होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम इस प्रश्न को उठाते हैं और इसी के साथ हमारा एक टेस्ट प्रतिशतता का पूर्ण हो जाता है। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और टेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।